कुल कितना जमा किया गया है। इसमें से फिर हमारा जो VOCIF फंड है, नया ऋण है, उसको हम प्लस करेंगे दोनों को, जो योग आएगा उसमें किस्त में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो योग आएगा वो हमारा बकाया ऋण निकल के आएगा। तो इस तरीके से सभी सदस्यों को एक एक करके बकाया ऋण निकल के आएगा। सबसे नीचे यहाँ पे बुक कीपर के हस्ताक्षर करवाने हैं और यहाँ पे SHG पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने हैं और यहाँ पे समूह सखी के हस्ताक्षर और लास्ट में ऑडिटर के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे सभी समूह का पदाधिकारी, बुक कीपर और ये समूह सखी इस चीज़ को वेरीफाई करेगी कि ये जो हमारा हिसाब निकाला गया है, ऑडिट जो हम निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। जब वो हमारी वो शीट निकल के तैयार होती है तो हम सबसे फर्स्ट निकालते हैं प्राप्ति और भुगतान। अब हम ये हमारी मेन शीट है, इसको हमें बहुत ध्यान से भरना है ताकि हम कोई गलती ना कर पाएँ। प्राप्ति और भुगतान के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम अपने स्वयं सहायता समूह में जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे और भुगतान हुआ है उसके बारे में देखेंगे। जिस तरीके से हमारे समूह में प्राप्त होता है उसी तरीके से भुगतान होता है। सदस्य, बुक कीपर और अन्य किसी भी सदस्य के पास में कोई भी पैसा नहीं रहता। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऊपर जो हम ऑप्शन है वो आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। मैंने इस ऑप्शन को बार बार रिपीट इसीलिए किया है क्योंकि यह जो पेज है वो अलग अलग पेजों पे जाएगा। तो हमें कोई भी अगर पेज हमसे मिस्टेक होता है, गिरता है, खोता है, तो हम उस समूह के नाम से तुरंत उस पेज को पहचान सकें। इस वजह से मैंने बार बार समूह का नाम, गांव का नाम, गठन डेट, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो उससे आप घबराएं नहीं, इसको आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभ बैंक राशि। प्रारंभ राशि बैंक में, यानी कि आपका जो समूह का बचत खाता जिस भी बैंक में खुला हुआ है उसकी गठन डेट से लेकर के और लास्ट जब तक आप ऑडिट कर रहे हो तब तक की पूर्ण उसमें एंट्री होनी चाहिए, तभी आप ऑडिट कर सकते हो। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब आप गठन डेट से और लास्ट डेट तक आप ऑडिट कर रहे हो तो इसमें प्रारंभ कोई भी राशि नहीं आएगी। जैसे प्रारंभ राशि हाथ में, प्रारंभ राशि बैंक में, इन दोनों ऑप्शन में 0 भरना है। कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना। उसमें अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता तो उसमें 0 जरूर लगाए ताकि उस रिकॉर्ड के साथ में, उस हिसाब किताब के साथ में कोई छेड़खानी ना हो। दूसरी बात, इस सीट को भरते समय पहले रफ में अपना पूरा काम करें। पूरी रफ के अंतर्गत इस फॉर्मेट को लिख करके उसमें हिसाब निकालने की कोशिश करें। जब हिसाब अपना पूरी तरीके से सही आता है तभी इस सीट को अच्छे से भरें। इसमें किसी प्रकार की काटापीटी ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के फ्लूइड का प्रयोग करें। तीसरा नंबर का ऑप्शन है कुल बचत। जब से गठन डेट हुई है तब से और जहाँ तक लास्ट हम निकाल रहे हैं उसी तक के हिसाब किताब के बारे में जांच बताया जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट सेकंड जो सीट भरी थी जिसके अंतर्गत हर सदस्य का अलग अलग बचत जो निकाला था उसका नीचे टोटल योग लगेगा। मैं आपको दोबारा से उस सीट को दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, ये शीट मैंने आपको बताई थी अभी। यहाँ पे सभी सदस्यों के नाम आकर के सामने सभी की बचत अपनी अपनी भरी जाएगी और लास्ट में आकर के उसका टोटल होगा, सबका टोटल होगा। वीओ से लिया गया ऋण या नया ऋण हो, किस्त हो, ब्याज हो, इन बकाया हो, इन सब का टोटल नीचे लगेगा और इन सभी का टोटल उस प्राप्ति वाली सीट के अंतर्गत जाएगा। तो उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे वो बचत आ जाएगी, वहाँ से कॉलम उठा करके यहाँ रख सकते हैं। कुल ब्याज, वहीं से जो हमने कुल सभी सदस्यों का अलग अलग ब्याज निकाला था उसका जो नीचे टोटल लगा हुआ है उस टोटल को उठा के हमें यहाँ रखना है। प्राप्त जुर्माना, हर सदस्यों का अलग अलग, जो सदस्यों ने समूह के अंतर्गत जो जुर्माना दिया है उसका कुल कितना योग है वो यहाँ पे रखना है। बैंक से प्राप्त ब्याज, मैंने अभी आपको बताया था बचत खाता अपनी पासबुक की पूरी एंट्री होनी चाहिए। तो उस बचत खाते के अंदर बैंक अपने ऋण, अपने फंड के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज जरूर देती है हर 3 महीने के अंदर। तो उसमें से सभी पूरे ब्याज को जोड़ना है, चाहे वो उस ग्रुप 2 साल का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 1 का हो, उसमें कुछ ना कुछ ब्याज जरूर मिलता है। तो वो ब्याज जोड़ करके हमें यहाँ रखनी है। RF राशि, RF कई स्टेट में इसको T1 की राशि भी बोलते हैं। तो हरियाणा के अंतर्गत इसको RF बोलते हैं। RF का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड और कई जगह इसको T1 बोलते हैं,
ट्रंच 1, ट्रंच टू CIF होता है और ट्रंच 1 RF होता है। तो हरियाणा में इसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। हर समूह में अलग अलग प्रकार से रिवॉल्विंग फंड मिला हुआ है। कई कई ग्रुपों के अंतर्गत जो पहले पुराने जो SHG हैं उनको 10,000 रुपये की राशि मिली है, उसके बाद 20 मिली थी, अब 30 मिलती है। तो नए ग्रुपों को 30 मिलती है। तो जितना आपके ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड आया हुआ है SRLM से, वो हमें यहाँ लिखना है। बीओ का बचत प्राप्त यदि अलग से लिया गया हो तो कई स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, कई मेंबर हमारे क्या करते हैं कि वह अपनी इस अनिवार्य बचत के अलावा, ये अपना जो जो 3 नंबर पे जो बचत है, इस बचत के अलावा ग्राम संगठन में जमा करने के लिए अलग से 10-10 रुपये सब हर प्रति सदस्य के हिसाब से वह जमा करते हैं। बीओ से लिया गया ऋण, यानी कि हमारा जो ऋण है CIF है, वो कुल कितना आया है और उस CIF के अलावा ग्राम संगठन से कुल कितना ऋण ले लिया। एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको CIF 50,000 रुपये आपके ग्रुप में आया और 2 लाख रुपए ग्राम संगठन से उसके अलावा और ले लिए, तो टोटल हुआ 2.5 लाख रुपए। तो वो हमें 2.5 लाख रुपए यहाँ पे लिखना है। अन्य फंड SRLM से PMFME, AGY, लाइवलीहुड फंड और ETC, किसी भी प्रकार का कोई भी SRLM से हमारे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत फंड आता है तो हमें यहाँ लिखना है। पुरस्कार राशि हरियाणा के अंतर्गत हर साल हर डिस्ट्रिक्ट के 3 ग्रुपों को बेस्ट SHG अवार्ड की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वो राशि अगर आपके समूह के अंतर्गत आई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। बैंक सब्सिडी प्राप्त, यानी कि आप लोगों के जो CCL लोन होता है, बैंक लोन जो होता है, आप लोग समय पर और टाइम से पूरा पैसा वापस करते हैं तो सरकार उसके लिए सब्सिडी देती है, तो वो बैंक के द्वारा प्राप्त होती है। तो वो अगर सब्सिडी आप लोगों को मिली है तो यहाँ लिखना है, अन्यथा उसमें 0 लगाना है। अन्य आय का कॉलम में बाद में बताऊँगा। तो एक बार ये प्राप्ति वाला जो कॉलम है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं भुगतान की तरफ। सबसे फर्स्ट भुगतान का विवरण जो है, भुगतान के विवरण के अंतर्गत सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सदस्यों पर बकाया राशि। अभी जो पिछली जो टेबल हम लोगों ने देखी थी, पिछली जो लिस्ट हमने देखी थी, उसमें सबसे लास्ट में जो बकाया राशि था उसके नीचे सबसे लास्ट में टोटल लगना है। तो जो टोटल उसका आएगा उस टोटल का योग हमें यहाँ रखना है। बुक कीपर का मानदेय शुरू से और अब तक बुक कीपर को रिकॉर्ड की लेखा जोखा करने के लिए, लिखा पढ़ी करने के लिए कितना रुपया समूह के द्वारा भुगतान किया गया है वो राशि हमें यहाँ रखनी है। सफ़र खर्च समूह के अंतर्गत समूह के कार्यों के लिए समूह का सदस्य या समूह के पदाधिकारी या बुक कीपर कहीं भी बाहर जाता है तो उसके लिए हम किराया देते हैं, तो टोटल कितने रुपया किराया दे दिया। पेन पेंसिल कटर वगैरह स्टेशनरी खर्च करने के लिए समूह ने टोटल कितना स्टेशनरी खर्च कर दिया। बैठक खर्च, हम लोग जब बैठक करते हैं तो चाय पानी वगैरह कुछ करते हैं तो वो बैठक खर्च के अंतर्गत आता है, तो वो टोटल कितना हो गया वो टोटल हमें यहाँ रखना है। ग्राम संगठन, यहाँ पे मैंने इसमें शॉर्ट रखा है वीओ मतलब ग्राम संगठन में जमा बचत। अब तक हम लोगों ने कितनी बचत ग्राम संगठन को जमा कर दी। इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था इधर वीओ से लिया गया ऋण, एग्जाम्पल 50,000 CIF प्लस 2 लाख रुपए और नया ऋण, टोटल होता है 2.5 लाख। उस 2.5 लाख रुपए में से आपने कितना पैसा किस्त जमा कर दिया और उसके ऊपर कितना रुपए का ब्याज आप लोगों ने जमा किया है, वो पैसा हमें यहाँ रखना है। संगठन को दिया जुर्माना, अगर कोई भी समूह लेट जाता है या समय पर पैसा जमा नहीं करता तो ग्राम संगठन उस समूह के ऊपर जुर्माना रखता है। तो आप लोगों ने कितना रुपए का जुर्माना जमा ग्राम संगठन के अंतर्गत किया है वो हमें यहाँ रखना है। पुरस्कार राशि का भुगतान, जिस प्रकार से हमारे लिए बेस्ट SHG अवार्ड या अन्य कोई प्रोत्साहन राशि अगर मिली है तो जैसे आती है वैसे सदस्यों को वितरित की जाती है। तो कई समूह हमारा बंटवारा करते हैं और कई समूह उसको ऋण के तौर पर ब्याज कमाते हैं। तो यहाँ पर अगर बंटवारा किया गया है तो हमें यहाँ लिखना होगा। बैंक सब्सिडी भुगतान, यानी कि जैसे हम लोगों के पास में बैंक से जो सब्सिडी मिली है वो सदस्यों को भुगतान की गई होगी, तो कितने रुपए का आपने भुगतान कर दिया।
बैंक चार्ज, अब जैसे बैंक आप लोगों को ब्याज ज़रूर देती है, उसी प्रकार से बैंक अपनी सर्विसों का चार्ज ज़रूर काटती है। तो जैसे एसएमएस चार्ज, चेकबुक चार्ज, स्टेटमेंट निकालने का चार्ज या जीएसटी वगैरह का चार्ज, अन्य प्रकार के चार्ज बैंक के अंतर्गत लगते हैं। तो आप अपना बचत का सेविंग अकाउंट अगर आप देखोगे तो उसके अंतर्गत आपको मिलेंगे, वो हमें टोटल जोड़ के यहाँ लिखना है। इधर देखो, आप इधर एक चीज़ ध्यान देना, इधर मैंने अन्य खर्च लिखा हुआ है, इधर अन्य आय लिखा हुआ है। तो इन सभी कॉलमों के अलावा अगर किसी भी प्रकार से कोई पैसा आप लोगों को प्राप्त हुआ है तो वो अन्य आय में ज़रूर लिखना है। अब इन सभी कॉलमों के अलावा किसी भी प्रकार का कोई और खर्चा हुआ है जो इस सीट के अंतर्गत उसकी चर्चा नहीं की गई है, उसको अन्य खर्च में लिखना है। सबसे लास्ट में आता है 13 नंबर पे बैंक में अंतिम शेष। यहाँ पे हम लोग बैंक में अंतिम शेष जरूर दिखाएंगे। इसमें जब तक हम जिस लास्ट डेट तक, जहाँ तक हम ऑडिट निकाल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 30 जून 2026 तक का ऑडिट हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसमें उसके लास्ट तक 30 जून 2026 तक बैंक में कितना पैसा शेष है, हाथ में शेष राशि 30 जून 2026 तक ही हाथ रिकॉर्ड में हमें देखना है हाथ में कितना शेष राशि है। तो इन सब को करने के बाद में इन सब का हमें टोटल करना है। एक बात ध्यान देना कि प्राप्ति का जो टोटल आएगा और जो भुगतान का जो टोटल आएगा वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आप लोगों का जोड़ बराबर नहीं आएगा तो ये ऑडिट सफल नहीं मानी जाएगी। तो इसमें हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारा हिसाब किताब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना पैसे का डिफरेंट जिस तरफ आता है, जैसे प्राप्ति हुए 10 रुपये और भुगतान हुआ 8 रुपये, यानी कि हम 2 रुपये का हिसाब अपने समूह के अंतर्गत नहीं लिख पाए हैं, या बुककीपर या सदस्यों के द्वारा किसी 2 रुपये को भूल चूक में दिया गया है, या कोई अन्य कार्रवाई की गई है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है और 2 रुपये को ढूंढ करके हमें यहाँ जरूर जोड़ के अंतर्गत लाना है। अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो वो बुक कीपर की अंतिम शेष राशि में जाएगा, हाथ में जो अंतिम शेष राशि है उसमें जाएगा और बुक कीपर के द्वारा भुगतान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्राप्ति और भुगतान वाली शीट समझ में आई होगी। सबसे इसके बाद में जो नीचे जो हम दे रखा है तो उसमें उस टेबल को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें ना मैंने प्राप्ति और भुगतान वाली शीट में बैंक लोन की चर्चा नहीं की, तो उसके लिए हमने अलग शीट बनाई है। बैंक लोन का प्रकार और राशि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स और सिक्स्थ, यानी कि ये लोन है और इनकी कितनी कितनी राशि है और कब कब ये हुए हैं, कितनी किस्त जमा हुई है, कितनी ब्याज जमा हुई है, ये हमारे बैंक लोन की बैंक पासबुक से पता चलेगा। उसमें से निकाल करके ब्याज और किस्त को निकाल के हमें यहाँ लिखना है। जब हमारी प्राप्ति और भुगतान बराबर हो जाती है उसके बाद में बनती है आय और व्यय की सूची। तो हम सबसे पहले व्यय को विवरण को देखते हैं। आय व्यय के बारे में आपको बता देता हूँ। आय और व्यय, आय वह नहीं होता जैसे हमारे समूह के अंतर्गत CI रिवॉल्विंग फंड आया, वो हमारी आय नहीं है ना, वो हमारी आय बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग बचत भरते हैं वो हमारी आय बिल्कुल नहीं है, प्राप्ति है। आय किसको कहेंगे, व्यय किसको कहेंगे, वो हम समझते हैं। जो पैसा हमारे द्वारा जमा किया गया हो, जो हमारे द्वारा अर्जित किया गया हो, हमारे द्वारा इनकम की गई हो, कोई बाहर से नहीं मिला हो, और उस पैसे में से जो पैसा खर्च होता है उसको व्यय कहते हैं, और जो पैसा बचता है उसको आय कहते हैं। जैसे हमारे लेन देन करने पर जो ब्याज मिलता है वो पेनल्टी, बैंक ब्याज या सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि, ये सब हमारी आय हैं जो हमें अलग से मिलती हैं। व्यय के विवरण, चलो एक बार हम व्यय का विवरण देखते हैं। सबसे फर्स्ट है बुक कीपर का मानदेय। ये सारा भुगतान और प्राप्ति के अंदर के वाली शीट में लिखा हुआ है, वहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है। बुक कीपर का मानदेय जितना लिया है उतना लिखना है। सफ़र खर्च, स्टेशनरी खर्च, बैठक खर्च, ग्राम संगठन को दिया ब्याज, ग्राम संगठन को जुर्माना, बैंक चार्ज, प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी, भुगतान,
ये सारी चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। इधर हमें कुल ब्याज लिखेंगे, प्राप्ति जुर्माना लिखेंगे और बैंक से प्राप्त ब्याज लिखेंगे, पुरस्कार राशि और बैंक सब्सिडी लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ हम लगाएंगे। अन्य खर्च वाले ऊपर जो कॉलम है वहाँ टोटल लगेगा। टोटल लगने के बाद में और यहाँ पे टोटल जब लगेगा, टोटल लगा करके फिर हम देखेंगे कि यह समूह हानि में है या लाभ में है। तो हम जो भी राशि ज़्यादा है और जो कम है उसमें से माइनस करेंगे और जिधर राशि कम है उधर हम उस राशि को रखेंगे। जैसे मान लो कि खर्च हुआ है 8 रुपये, इस वाले कॉलम में रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पैसे रखने होंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो है बिल्कुल जीरो लिखना होगा, जीरो। तो इसमें हम नीचे जो कुल राशि है उस कुल राशि में हम जोड़े करेंगे, बराबर आएगा। तो मान लो कि 8 रुपये खर्च हुआ, 10 रुपये आय हुई, तो 2 रुपये हमारा समूह जो है प्लस में है, माइनस में नहीं है। अगर 10 रुपये खर्च हुआ, 8 रुपये की आय हुई है, तो 2 रुपये हमारा एसएचजी माइनस में चल रहा है। हमें अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। इसके सबसे लास्ट संपत्ति और दायित्व, इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सदस्यों पर बकाया ऋण, बैंक खाते में कितना शेष है, हाथ में कितना शेष है, और संगठन की बचत यदि अलग से ली गई हो तो अलग वाली जो प्राप्ति में है वो मिलेगा, वो हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद में आय से अधिक व्यय, यानी कि अगर कोई हानि हुई है तो लिखनी नहीं, जीरो लगानी है। सदस्यों की बचत, ग्राम संगठन का बकाया, आरएफ जो राशि होती है वो हमारा दायित्व वाला पैसा है, और बचा हुआ आय जो हमारा यहाँ पे इस तरफ 13 नंबर वाले कॉलम में यहाँ पे जो राशि हम लिखेंगे वो राशि हमें इस वाले कॉलम के अंतर्गत रखनी है। एक सेकेंड, इस वाले कॉलम के अंतर्गत रखनी है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो बिल्कुल बराबर आएगा। इस प्रकार से की जाती है हमारे स्वयं सहायता समूह की ऑडिट। मेरे द्वारा पूरी ऑडिट के बारे में बताया गया है। आप लोगों को कहाँ किस चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आया, कौन सी शब्द समझ में नहीं आए, वो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आपसे थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, थोड़ा और हौसला मिले, ताकि मैं और अच्छी तरीके से वीडियो को बना सकूं। मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा समझ नहीं है, जैसे मेरे पे बन पड़ती है मैं आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को समूह, ग्राम संगठन या सीएलएफ की अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो उसके बारे में आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।